पलवल जिले में 5 दिनों से लगातार जगह जगह दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। इतना तो तब है जब बदमाशों की यह वारदातें सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही हैं और उसके बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जब 5 दिन से यह जिले में गोलियां चल रही हैं तो इससे लगता है कि बदमाशों के अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है। आज फिर होडल में अंधुआ पट्टी के नंबर 2 स्कूल के पास दिन दहाड़े उस समय गोलियां चली जब पवन नामक युवक परचून की दुकान पर सामान खरीदने के लिए आया था। तभी 10 से 12 बदमाश आए जिनके सभी के हाथ में हथियार और लोहे की रॉड और डंडे थे। जैसे ही पवन नामक युवक ने देखा कि वह उसकी तरफ आ रहे हैं तो वह अपनी जान बचाने के लिए गली में एक मनोनीत पार्षद बांके वशिष्ठ के मकान में घुस गया, लेकिन वहां पर भी बदमाशों ने युवक का पीछा किया और उस पर गोलियां चलाई। लेकिन जैसे ही मकान मालिक बांके वशिष्ठ बाहर निकला तो और अपना गेट बंद करके बदमाशों को भगाया, लेकिन जाते जाते बदमाशों ने जगह जगह पर गोलियां चलाते हुए कह गए कि यह नहीं बचेगा। इसकी यह वारदात गली में जगह जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह सभी बदमाश इस वारदात करते समय इस तरह से जा रहे थे कि इनके अंदर कोई पुलिस का खौफ नहीं बचा है। पीड़ित पवन ने बताया कि वह दुकान पर सामान लेने के लिए आया था और उसने देखा कि कुछ लोग उनके हाथों में हथियार लिए उनकी तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने देखकर भागने लगे। वह इस मकान में घुसकर अपनी जान बचाई। उसने बताया कि उसकी पुरानी रंजिश चल रही है जिसको लेकर उसके ऊपर गोलियां चलाई गई। उसने बताया कि वह सभी उसको मारने की नीयत से आए थे। उसने कहा कि इस बारे में उसने पुलिस को सूचना दी है और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोलियों के खोल को पुलिस ने बरामद किया। जब इस बारे में मौके पर पहुंचे होडल थाना प्रभारी मोहम्मद इलियास से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनको सूचना मिली कि एक पवन नामक युवक पर गोलियां चलाई गई हैं। उन्होंने गली में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है। इन फुटेजों के आधार पर आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पवन जी, ये बताइए जो आपके ऊपर गोली चली है, कितने लोग थे चलाने वाले, किस तरह से आपने जान बचाई? जी 8-9 जने। अच्छा, कैसे आए? मैं दुकान पर आया हूँ जी, पेप्सी लेने। अच्छा, परेज आए ठाकुर नुमाई थे, 2-3 होते आए हैं। अच्छा, और आकर ने सीधी गोली चलाई। अच्छा, मैं कितने गोली चले, कैसे बच्चे फिर? मैं भग गया हो जी। अच्छा, सीधे पक्का आते हैं दादाबार घर में घुस गया भाग गया। अच्छा, कितने लोग थे? 8-9 लोग हैं। तो पता पड़ा कौन लोग थे? हाँ, सब इनकी पता है। कौन कौन है? गणपत, राहुल, अच्छा, अनूप, अच्छा, लाला, अच्छा, विपिन, अनुज। आपके ऊपर किस बात को लेकर गोली चलाई? क्या मामला है? मामला कुछ ना जी, कोई गरीब आदमी ने लूटे हैं जी, लूट मार करते डोले। तो कई गरीब आदमी पे रेडी पे तो हफ्ता मांग रहे हैं, कई टेम्पो वाले पे तो हफ्ता मांग रहे हैं। कितनी राउंड गोली चलाई है? 8-9 राउंड गोली चली। तो सर, ये जो गोली चलने का अभी मामला सामने आया, सर क्या मामला है? ऐसा है, हमारे पास गोली चलने की सूचना मिली है, मौके पर पहुंचे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। अभी किसी ने कोई कंप्लेंट दी नहीं है। अगर कंप्लेंट देंगे तो कार्रवाई करेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनको जल्दी पकड़ेंगे। सर, कोई सीसीटीवी फुटेज भी आ रहे हैं? सीसी फुटेज वगैरह देखेंगे, अभी देखने को पता लगेगा कौन कौन सीसी फुटेज है। पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना पलवल जिले के विकास की राह में नींव का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत रेल विभाग द्वारा 5,671 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 121 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस कार्य को 5 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर जल्द ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है। जिले के लोगों के लिए यह खुशी की बात है। इस 121 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के बनने से निश्चित तौर पर पलवल, सोहना, गुरुग्राम, खरगोदा और सोनीपत तक आने जाने का रास्ता रेल द्वारा भी सुगम होगा। इसमें लगभग 5617 करोड़ रुपए की लागत आएगी और निश्चित तौर पर इस रेल लाइन से पलवल के साथ साथ नूह जिले में, फरीदाबाद जिले में, गुरुग्राम जिले में, सोनीपत जिले में, झज्जर जिले में प्रगति के और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। सर, इससे जो पलवल जिले की जनता के साथ साथ पलवल, नूह, सोहना, झज्जर और सोनीपत
ये KMP के साथ साथ एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, जिससे उद्योगों को पंख लगेंगे। इससे यहाँ पे नई नई इंडस्ट्री आएंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही अभी KMP के साथ पर्सनल व्हीकल के साथ तो लोगों को की कनेक्टिविटी हो गई है, जो चंडीगढ़ और सोनीपत साइड में जाते थे, दिल्ली से होके जाना पड़ता था। पर जो आम जनता है, जो रेल के थ्रू भी वहाँ पे जा सकेगी, और दिल्ली NCR का बोझ कम होगा, लोगों को जाम में कम फंसना पड़ेगा और लंबा रास्ता कम होगा। इससे जो दूसरा फायदा इंडस्ट्रीज को होगा, रेल कनेक्टिविटी होने से यहाँ पे हमारे यहाँ के जो ज़मीन है, यहाँ पे एक्वायरमेंट आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। कविता जी, पलवल से सोनीपत खरकोटा होते हुए रेलवे लाइन को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। हाँ, क्या कहोगे, कितना फायदा है पलवल वासियों के लिए, जिला वासियों के लिए, और इसमें जो है मालगाड़ी भी चलेंगी इस ट्रैक पर? सर, हमारे पलवल वासियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो हमारी केंद्र सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हमारी एक रेलवे परियोजना तैयार करी जा रही है, और जहाँ से नू है आपका सोना, खरगोंदा, सोनीपत, ये सारी की सारी हमारी फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं। और हम तो केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हैं कि पहले हमारी पलवल से दिल्ली तक जा रही थी और आज हमारी पलवल से सोनीपत तक जाएंगी, जिसमें जितने भी लोग इंडस्ट्रीज एरिया जो कवर होता है और साथ में हमारे बिजनेस से भी रिलेटेड है, और लोगों को धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्रा भी सुगम होगी, यात्रा भी शुभ होगी, और आराम से लोग पहुंच पाएंगे। और एक फैमिली भी, एक ये नहीं है कि हमारा बिजनेस से कोई भी हो, हमारी फैमिली भी, बच्चे इतना सरवाइव करते हैं, यहाँ से कहीं ऑटो पकड़ते हैं, वहां से वहां पहुंचते हैं, उनको भी एक ही जगह से पूरी फैसिलिटी मिलेगी। और केंद्र सरकार को हम दोबारा से ये कहेंगे, कितनी बड़ी सौगात मानते हो जिला वासियों के लिए? सर, ये बहुत बड़ी सौगात है हमारे जिला वासियों के लिए, और यहाँ पे सभी लोग खुश हैं इस बात को कि हमारे पलवल में ये वाली फैसिलिटी स्टार्ट हुई है। दोबारा से रेलवे परियोजना, एक नया ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें हमारा मानेसर भी इसमें जुड़कर जा रहा है। और साथ यही बोलूंगी कि नौकरी पेशे वाले भी पहुंचेंगे, नौकरी पेशे वाले भी इसके अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो सारा इंडस्ट्री से एरिया है, बिजनेस से रिलेटेड है, जिसके ऑफिसेज वगैरह हैं, जो जहाँ पे जो ट्रैवल वो 2 घंटे धक्का खा के पहुंचते हैं, वहाँ 1.5 घंटा, इसमें आधे घंटे का भी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ऑटो करते हैं, ऑटो से बस करते हैं, और उसके थ्रू वो वहाँ पहुंचते हैं। यहाँ सीधा एक रेलवे ट्रैक से वो यहाँ पहुंचेंगे। बलमगढ़ के सेक्टर 58 स्थित विक्टोरा कंपनी में एक मजदूर की तीसरी मंजिल से रहस्यमय परिस्थिति में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने धारा 174 की कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया, जबकि परिजनों को शक है किसी ने हत्या करके शव को फेंक दिया। मजदूर की नीचे गिरते हुए दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद दिखाई दे रहा यह भयावह दृश्य विक्टोरिया कंपनी का है, जहां पर मजदूर का तीसरी मंजिल से गिरते नीचे हुए ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मजदूर के नीचे गिरते ही अन्य मजदूर दौड़कर आए और उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई की माने तो उनका कहना है कि सीसीटीवी में देखने पर उन्हें पता चल रहा है कि किसी ने उसको ऊपर से धक्का देकर गिराया है। उन्हें शक है किसी ने उसकी हत्या की है। पिछले 14 साल से वह इसी कंपनी में काम कर रहा था। वहीं थाना सेक्टर 58 के SHO ने फोन पर बताया कि उन्होंने धारा 174 की कार्रवाई की है और उन्होंने मजदूर और परिजनों को बताया कि उन्होंने आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो भी सच्चाई सामने आएगी उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। क्या नाम है आपका? शास्त्री सिंह गौतम। गौतम जी, क्या हुआ, हादसा हुआ है कंपनी में गिरने से, क्या था पूरा मामला? सर, मैं अपनी वाइफ को दवाई दिला के घर आया था। कंपनी से फ़ोन आया कि पापा आपके एक्सीडेंट हुआ है। कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फ़ोन आया था कंपनी से। जब हम हॉस्पिटल गए तो बॉडी एक्सपायर हो। कौन सी कंपनी थी और क्या काम करते थे? विक्टोरा टूल्स में, तो प्लॉट नंबर 290 में लिफ्ट काम करते थे। तो क्या सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं, क्या मदद पुलिस ने ली है उसके अब तक? सर, सीसीटीवी कैमरे में इतना दिखाया है, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है, 19-20 एक भी नहीं है। बंदे आराम से बॉडी उठा रहे हैं बस। तो पुलिस को शिकायत दी है, क्या आश्वासन मिल रहा है पुलिस को? जो है सर, अंदर बात हो रही है। क्या कंपनी प्रबंधक से बात हो पाई है इस बीच? मालिक से नहीं हो पाई है जी। अच्छा, क्या सहायता दे रहे हैं कंपनी वाले, कुछ पता है? जैसे फंड है, PF है। नहीं, अब एक्सीडेंट हुआ है, उनके कंपनी में एक्सीडेंट हुआ है, ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और कंपनी पर क्या?
कंपनी वाले तो पता नहीं सर। आप क्या चाहते हो? सर मैं तो जो निपट जा सही है, मैं अपन बोर्ड नहीं चढ़ाना चाहता। मतलब आप कहाँ रहते हो आप? सेक्टर 56 दिलीप कॉलोनी में। तो कितने समय से कंपनी में काम कर रहे थे पिताजी आप? 13-14 साल से इसी कंपनी में काम कर रहे हाँ जी। क्या नाम है उनका? गौतम प्रकाश। आपके पिताजी का? हाँ जी। आप कौन लगते हैं उनका? बेटा हूँ जी उनका। फरीदाबाद के जेसी बॉस YMC विश्वविद्यालय में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के सफल बनाने के उद्देश्य के साथ युवा प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अभियान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच की है। उनका संपूर्ण जीवन तथा एक साधारण पृष्ठभूमि से देश के प्रधानमंत्री बनने का संघर्ष युवाओं के लिए प्रेरणा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनकी दूरदर्शी सोच और मिशन का समर्थन करने के लिए विश्वविद्यालय ने 17 सितंबर 2020 का दिन युवा प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। 17 सितंबर 2020 को हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स इस बार युवा प्रेरणा दिवस के नाम से मनाने जा रहे हैं और मैं अपने सभी विद्यार्थियों को और टीचर्स को इसके लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का जो जन्मदिन है, यदि हम सब लोग इस तरीके से मनाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी हमें बड़ी सफलता मिलने वाली है। और मुझे ये भी जानकर और बताकर खुशी हो रही है कि हमारे विद्यार्थियों ने डिसाइड किया है कि हर महीने हम पूरे साल इस प्रोसेस को चलाएंगे और हर महीने 17 तारीख को कोई ना कोई चीज़ जो भारत में बनी हुई है उसको खरीदकर हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की डायरेक्शन में अपने देश को सफल बनाने की डायरेक्शन में काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं दोबारा अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स को सबको बधाई देता हूँ। फरीदाबाद के 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर लगातार ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में 26 गांवों के मौजूद लोगों ने फरीदाबाद के गांव नीमका में पंचायत का आयोजन किया और इस पंचायत में 26 गांवों को निगम में शामिल न होने दिया जाए, इस बात को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस बीच ग्रामीणों ने हुंकार भरते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर 26 गाँवों को निगम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उनके लिए उन्हें कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े।
मेरा नाम महिपाल आर्य, सरपंच अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन जिला फरीदाबाद। महिपाल जी, आज पंचायत की जा रही है, किस बात को लेकर पंचायत आज? हमारी पंचायत आज नीमका गांव में और तमाम अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग भी प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे उपस्थित हैं। ये जो 26 गाँव को नगर निगम में लिया जा रहा है उसके विरोध में ये पंचायत है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव नगर निगम में ना लिए जाएं और ग्राम पंचायतें ही हमारे गांव में सुशासन को लागू करें। तो जिस तरीके से एक प्रस्ताव सा दिया गया है निगम की ओर से, तो क्या लगता है अगर निगम में गांव शामिल किए जाते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है गाँव? गाँव में नुकसान ही नुकसान है। गरीब आदमी पूरी तरह से दुनिया भर के करों के बोझ के तले दब जाएगा। गृहिणी जो हमारे घर में दूध और घर के कामों को संभालती थी, वो तमाम डेयरी जोनों में जाने से वो काम हमारे अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हमारे जो घरों के आय के साधन थे वो समाप्त हैं। हमारे कुछ शहर जो हमारे खेतों में बसा दिए गए, उन हमारे ही खेतों में हमें किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि हम उसमें कोई प्लॉट अपने मुनासिब दर पे ले सकें। जिस ढंग से हमारी ज़मीनें ली थी 2000 रुपये गज, 1000 रुपये गज, उसके अनुसार हमको प्लॉट आज 25 और 30 हज़ार रुपये गज, हम सारी ज़मीन में एक प्लॉट नहीं खरीद सकते। राजनेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है आपकी, राजनेता को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, तो क्या राजनेता हमें आश्वासन निश्चित रूप से दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके और इन तमाम बातों के ऊपर निवेदन रखेंगे और निश्चित रूप से हमारे गांव को नगर निगम में नहीं जाने देंगे। अगर निगम में शामिल फिर भी किया जाता है गाँव को, तो किस तरीके के जो है नीति रहेगी? फिर भी किया जाता है तो हम उसके बाद में हमारे पास न्यायालय का एक विकल्प है और वो भी नहीं है तो फिर गांव के तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछिए कि वो इस संघर्ष में सहयोगी हैं या नहीं हैं। वो निश्चित रूप से हम जो भी संघर्ष करना होगा उसको करेंगे, चाहे वो अनशन के माध्यम से हो, चाहे भूख हड़ताल, अन्य किसी भी प्रारूप से। मतलब किसी भी रूप में गाँव को शामिल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होने देंगे। राजवीर सिंह नगर। राजवीर जी, आज पंचायत रखी गई है गाँव में? हाँ जी। के अंदर क्या कुछ मामला है? बड़े भाई, ये 26 गांव नगर निगम में लिए जा रहे हैं। ये पूरा हमारा गांव नीम का और अड़ोस पड़ोस के जो 26 गांव हैं, आज यहाँ सभी उपस्थित है और ये 26 के 26 गांव नगर निगम का विरोध कर रहे हैं और पंचायत राज का समर्थन करते हैं। जो हमारे गांव में पंचायतें अब तक चली आ रही थी, ये हमारे गांव पंचायत राज ही चाहते हैं कि हमारे जो पंचायत है वो सक्षम है हमारे विकास कार्य कराने में। यदि पंचायत राज रहेगा तो इनका जीवन खुशहाल रहेगा। नगर निगम आते ही ना हमारे विकास कार्य रुक जाएंगे। जो आज हमारे विकास कार्य, हमारे गांव में साफ़ सफाई देखो, चौपाले देखो, बारात घर देखो, स्कूल देखो, हर चीज़ बढ़िया ढंग से बनाई हुई है और साफ़ सफाई व्यवस्था हमारे गांव में बहुत अच्छी है। राजवीर जी, क्या नीति लग रही है निगम की, क्योंकि गाँव को शामिल किया जा रहा है, कुछ गाँव ऐसे हैं जो अपने आप में संमिलित हैं और उन गाँव को शामिल किया जा रहा है निगम में, तो क्या नीति है निगम की? बड़े भाई, नगर निगम में आज की डेट में खस्ता हालत है नगर निगम की और इन गाँवों में एक एक गाँव में 200, 250 करोड़ रुपए है जो अपने आप में अपने विकास कराने में सक्षम है। तो सिर्फ नीति जहाँ तक हमें लग रही है, ये पैसे और ज़मीन को हड़पने की लग रही है। ये नगर निगम में पैसे से नगर निगम के विकास कार्य हो जाएंगे, इन गांवों के विकास नहीं होंगे। जो शहर और कॉलोनियाँ हैं, ये सारा पैसा वहाँ लगेगा और हमारे जो 26 के 26 गांव हैं, ये इस बात का विरोध कर रहे हैं जी हमारे गांव में पंचायत राज रहे, न कि नगर निगम में हमें शामिल किया जाए। विरोध किस हद तक जारी रहेगा? लास्ट हद तक जारी रहेगा। हम अनशन पे भी बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। लास्ट हमारा, यदि हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी तो हम कोर्ट की भी शरण लेंगे। किसी भी कीमत पर गाँव को शामिल नगर निगम में शामिल नहीं होने देंगे जी गाँव।